नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी लोग अपनी कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं के अंतर्गत जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो टॉपिक है उससे हम बात करेंगे। 16 अक्टूबर 2024, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि कुछ मंत्रिमंडल के द्वारा 2025-26 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, तो उसी पर हम सभी लोग बात करेंगे। हालांकि थोड़ा लेट है पर क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, चलो देर आए दुरुस्त आए। जैसे कि मेरे पास आपका सिलेबस है, मैं देख रहा हूँ उसमें जो कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं हैं उसमें आपका एक टॉपिक दिया गया जैसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो दिया गया था। तो मैंने उससे संबंधित दोस्तों आपको जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उस समय जो प्रकाशित हुए थे मैंने करा दिए थे। और अभी तो खैर हमने चेक नहीं किए डाटा, अगर कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु प्रकाशित हुए होंगे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के तो मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को वो कुछ महत्वपूर्ण जो डाटा होगा वो नोट करा दूंगा। और इसको आप जरूर जो हमने क्लास कराई है कृषि अर्थशास्त्र एवं योजना के अंतर्गत, आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो जो भी बिंदु हैं उनको याद रखिए। अच्छा वो डाटा दोस्तों याद रखिए, ठीक है। और कृषि संबंधी आर्थिक सुधार, इसकी भी एक क्लास ले लेंगे। और इसमें अगला टॉपिक है कि कृषि जिन्सों के आयात और निर्यात की अवधारणा। अगला बिंदु है हमारा कि कृषि की योजना निर्धारण, कृषि सांख्यिकी के सिद्धांत, कृषि अर्थशास्त्र का सिद्धांत एवं उपयोगिता और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि विपणन। तो यहाँ पर मोटे तौर पर यह दिया गया है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो समय समय पर जो भी प्रकाशित चीज़ें हो रही हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भी जारी करी जा रही है, तो उसको आप लोगों को याद रखना ही है, वरना दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है 1-2 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, या किसी की MSP पूछ ले किसी फसल की, या फिर क्या होगा उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ ले, किसके द्वारा जारी की जाती है, किसकी सिफारिश से जारी की जाती है, इस प्रकार के प्रश्न हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। तो खैर बात करते हैं, आइए देखते हैं कि क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अर्थात जिसे CCEA के द्वारा जो 2025-26 के लिए MSP जारी करी गई। तो MSP सबसे अधिक वृद्धि रेपसीड सरसों के लिए 300 रुपये प्रति कुंटल करी गई। MSP के लिए सबसे अधिक वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति कुंटल, मसूर के लिए 275 रुपये प्रति कुंटल की घोषणा करी गई। चना, गेहूं, कुसुम और जौ के लिए 210 रुपये प्रति कुंटल, वहीं 150 रुपये प्रति कुंटल, 140 रुपये प्रति कुंटल और 130 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि करी गई। अब हम सभी लोग अपने इस चार्ट को देखते हैं। आइए दोस्तों, आपको PIB की साइट पर समझौता मिल जाएगा। PIB दिल्ली जो PIB की साइट है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस चार्ट को हम देखते हैं अपने। तो 2025-26 के लिए रबी फसलों के लिए MSP जारी करी गई थी, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे पहली फसल हमारी कौन सी, गेहूं है, पहली फसल आपकी वीट है। तो इसकी MSP जो है दोस्तों 2025-26 के लिए 2425 रुपये कर दी गई। कितनी करी गई, तो 2425 रुपये के लिए। अच्छा, कभी कभी यह भी पूछ लिया गया था कि कितने रुपए की वृद्धि करी गई। तो पिछली MSP जो 2024-25 की आप ये देख पा रहे होंगे, ये MSP 2025-26 की है, जबकि ये 2024-25 की पिछले सत्र की है, ठीक है। तो आपको इन दोनों को समझना है। याद किसको रखना है, आपको याद इसी चीज को रखना है, किंतु समझ लीजिए कि पता है कि एग्जामिनर किस मूड में किस प्रकार का प्रश्न बनाता है। 2275 रुपये की पिछली MSP थी, ठीक है। तो इससे इसकी वृद्धि कितनी करी गई, 150 रुपये की, जो आप अभी ऊपर भी हमने बात करी, देख सकते हैं आप। तो अब फिर से समझते हैं। वर्तमान में जो गेहूं के लिए MSP जारी की गई 2425 रुपये की, पिछली इसकी MSP कितनी थी, 2275 थी। कितने रुपए की वृद्धि करी गई, 150 रुपये की वृद्धि करी गई। जौ की MSP कितनी है, तो 1980 है। पिछली MSP कितनी थी, 1850 थी, जबकि इसमें वृद्धि कितनी करी गई, 130 की। अच्छा, हम पहले इसको समझ लेते हैं, फिर अभी याद भी करेंगे दोस्तों। 5650 अर्थात 5650 रुपये किसकी, तो चना की, 5650 चने की। पिछली इसकी MSP कितनी थी, तो 5440 थी। कितने की वृद्धि करी गई, 210 की वृद्धि करी गई। मसूर की अगर हम बात करें तो इसमें मसूर की 6700 रुपये MSP हुई, और पिछली कितनी थी, 6425, जो कि इसमें वृद्धि की अगर हम बात करें 275 रुपये की वृद्धि करी गई। रेपसीड और सरसों वर्तमान समय में MSP कितनी हो गई, 5950। पिछली MSP कितनी थी, तो 5650। इसमें कितने रुपए की वृद्धि करी गई,
तो इसमें 300 रुपये की वृद्धि की गई। ठीक है, कुसुम की बात करें तो इसकी एमएसपी 5,940 है और इसकी पिछली एमएसपी जो पिछले सत्र की एमएसपी थी संभवतः 5,800 रुपये की थी दोस्तों, और 140 रुपये की इसमें वृद्धि करी गई। ठीक है, अब इसमें याद रखने वाली कौन कौन चीजें हैं उन पर बात करते हैं हम सभी लोग। तो गेहूं की एमएसपी कितनी, 2,425, जौ की कितनी है 1,980, चना की 5,650, मसूर की 6,700, रेपसीड और सरसों की 5,950, कुसुम की 5,940। और कितने की वृद्धि करेगी, तो गेहूं की अगर हम बात करें तो उसमें 150 रुपये की वृद्धि करने के बाद 2,425 रुपये एमएसपी निर्धारित करी गई। वहीं जौ की अगर हम बात करें तो 130 रुपये की वृद्धि के साथ 1,980 रुपये जौ की एमएसपी को निर्धारित करा गया। चना 210 के साथ 5,650 रुपये इसकी एमएसपी निर्धारित की गई। वहीं मसूर में 275 रुपये की वृद्धि करने के साथ 6,700 रुपये मसूर की दोस्तों एमएसपी को निर्धारित किया गया है। रेपसीड और सरसों में 300 रुपये की वृद्धि करने के साथ 5,950 रुपये निर्धारित किया गया। जबकि कुसुम की अगर हम बात करते हैं तो 140 रुपये की वृद्धि के साथ 5,940 रुपये एमएसपी का निर्धारण किया गया। अब अगर हम इस डाटा पर नजर डालते हैं तो इसमें यह देखते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि किसमें है। ये होगी 150, 130, 210, 275, 300 और 140। तो इसमें अगर हम सर्वाधिक वृद्धि की हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि कुसुम जो रेपसीड सरसों है दोस्तों 300 रुपये, इसमें सर्वाधिक वृद्धि करी गई। अच्छा, ऊपर दिया हुआ भी है कि एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि, ऊपर दिया हुआ भी है कि एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से की गई। अब हम सब, ये तो हो गई जो एमएसपी आपकी भारत सरकार के जो भी हमारी सरकार के द्वारा जारी की गई है, ये हो गई विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए। अच्छा, कभी कभी ये आप 1.5 गुना जो बिंदु देख रहे हैं इसको लेकर के प्रश्न देखने को मिलता है। एमएसपी से संबंधित मैं प्रश्न कराऊंगा आप लोगों को जब कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित कोई अन्य लेक्चर लूंगा। विपणन सत्र 2025-26 के लिए अधिदेशित रबी फसलों के लिए एमएसपी की वृद्धि अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर की एमएसपी तय करने के केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है। कितना निर्धारित किया जाता है, तो 1.5 गुना निर्धारित करा जाता है। अब हम सभी लोग इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जिनसे इसके साथ साथ प्रश्न भी बन सकते हैं। हालांकि ये मैं सरसरी तौर पर आपको रिवीजन इसका कराया दे रहा हूँ, इससे संबंधित जो पूर्ण क्लास है आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी, उसको कर लीजिए। ये आपको एक सरसरी तौर पर रिवीजन करा दूंगा कि हाँ ऐसी चीज़ें इसमें होती हैं, ज़्यादा विस्तार से चीज़ों को नहीं समझेंगे। ठीक है, तो एमएसपी खैर मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एक ऐसा मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा खरीदने के लिए तैयार रहती है। मान लेते हैं जो किसान भाई हमारे जो अनाज उत्पादित करते हैं उसको सरकार क्या करती है, एक निर्धारित रकम पर खरीदने का कार्य करती है। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि मान लेते हैं किसान के द्वारा अगर कोई रकम फसल उपजाई गई है, अगर उसको उसकी लागत भी ना मिले तो फिर खेती में उसकी रुचि नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के कारण हैं भारत सरकार के द्वारा नजर में रखते हुए इन चीज़ों की दिशा में कदम उठाए जाते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एक ऐसा मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा खरीदने के लिए तैयार रहती है, या फिर कह सकते हैं कि वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। सीधे तौर पर भी इन दोनों परिभाषाओं से आपको प्रश्न मिलेंगे कि वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है क्या होगा, एमएसपी कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा फसल बोने से पहले करी जाती है। जो एमएसपी जो सरकार द्वारा जारी करी जाती है वह फसल बोने से पहले जारी करी जाती है। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा करी जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में 2 बार करी जाती है, रबी तथा खरीफ के मौसम पर। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोग जरूर याद रखिए। अच्छा, मैं दिखाता हूं आपको, अभी देखिए जो आपकी पीआईबी की साइट पर ही, ये क्या है, पीआईबी की साइट पर देखिए क्या लिखा है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। देखा आपने? और जब ये कृषि जो हमारा जो आयोग है जो वो सिफारिश करता है तब वह निर्णय लेने का कार्य करते हैं। जैसे घोषणा भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की संस्तुति पर करी जाती है। जो हमारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है यह सिफारिश करता है तब वह निर्णय लेने का कार्य करती है। ठीक है, और कब, कितने बार, 2 बार। एक बार आपका हो गया खरीफ मौसम,
एक हो गया रबी मौसम, तब संतुलित करी जाती है। कब करी जाती है? फसल बोने से पहले करी जाती है। तो सीधे तौर पर ही प्रश्न इसमें से देखने को मिलेंगे आप लोगों को। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? किसानों की बिक्री की चिंताओं से राहत प्रदान करना। जो किसान भाई हैं उनको बिक्री की चिंताओं से राहत प्रदान करना। सार्वजनिक वितरण हेतु अनाजों को खरीदना। इस सरकार हमारी क्या करती है? जैसे कि जो भारत सरकार द्वारा हमारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे गरीबों को, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको जो भी राशन वगैरह दिया जाता है, तो इसी के माध्यम से प्रदान करने का कार्य किया जाता है। वो सब किसानों से अनाज को खरीदती है, फिर हमारे जो गरीब भाई बहन हैं उनको वितरित करने का कार्य करती है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा सरकार को 22 फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश की जाती है। जबकि गन्ने के लिए क्या किया जाता है? गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य एफआरपी की सिफारिश करी जाती है। तो कभी कभी आपसे सीधे तौर पर यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी फसल है जिसके लिए एफआरपी अर्थात उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करी जाती है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, धान, गेहूं, कपास, गन्ना। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गन्ना। गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करी जाती है। 22 फसलें कौन कौन सी शामिल हो गई? अब की अगर हम फसलों की बात करें, खरीफ, रबी, और ये हो गई आपकी वाणिज्यिक। तो अगर हम बात करते हैं खरीफ फसलों के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल हैं, तो खरीफ के अंतर्गत दोस्तों 14 फसलें शामिल हैं, देख सकते हैं आप सभी लोग। और रबी में 6 फसलें शामिल हैं, तो 14 6 20 हो गया। और 2 आपकी वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं, तो कुल कितनी हो गई? 22 फसलें हो गई। और एक के लिए हमने बता ही दिया, गन्ने के लिए एफआरपी जारी करी जाती है। 7 तिलहन फसलें, सफेद सरसों। 7 तिलहनी फसलें कौन कौन सी? सफेद सरसों हो गई आपकी, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, कुसुम, समतिल। इनके लिए तिलहनी श्रेणी में शामिल है। जबकि जो अनाज है, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ तथा रागी हो गया। 5 दालें कौन कौन सी? अरहर या तूर, चना, मूंग, उड़द, मसूर, ये दालें होगी। जबकि अन्य फसलें कोपरा व सूखा नारियल, कपास, कच्ची पटसन, जूट, इनके लिए क्या होता है? एमएसपी सिफारिश करी जाती है। अच्छा, नीति आयोग के द्वारा क्या क्या प्रस्तुत करा गया? प्राइस डिफिशिएंसी प्रोक्यूरमेंट, मूल्य अंतर खरीद योजना, बाजार आश्वासन योजना, निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना। इन सब पर हमने विस्तृत रूप से बात करी हुई है। ये चीज़ें क्या हैं, इसको आप सभी लोग लेक्चर को जरूर करिए, मैंने उसमें समझाया हुआ है। इसमें तो शायद जो पीडीएफ है दोस्तों, इसमें तो शायद इसके मुख्य बिंदु ही लिए गए हैं। अच्छा, विस्तार पूर्वक पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने बात कर चुकी है। एमएसपी की गणना जो है सीएसीपी द्वारा उत्पाद लागत पर विचार किया जाता है। जब एमएसपी की गणना करी जा रही होती है, तो किसको ध्यान में रखा जाता है? सीएसीपी द्वारा उत्पाद लागत पर विचार किया जाता है। उत्पाद लागत के कौन कौन से मेथड हैं? A2 मेथड, A2 प्लस FL मेथड। और A2 मेथड में क्या होता है? जो है प्रत्यक्ष लागत, बीज, उर्वरक, सिंचाई आदि में लगने वाली लागत वह A2 मेथड के अंतर्गत ध्यान रखी जाती है। A2 प्लस FL मेथड में क्या होता है? A2 प्लस FL मेथड में A2 प्लस अवैतनिक पारिवारिक श्रम। A2 का तात्पर्य हमने बताया जो प्रत्यक्ष लागत, बीज आपने कितने रुपए की खरीदी, उर्वरक पर आपने कितना पैसा खर्चा करा, सिंचाई पे आपने कितना पैसा खर्चा करा, अवैतनिक पारिवारिक श्रम। तो A2 प्लस FL मेथड में किस चीज का ध्यान रखा जाता है? अवैतनिक पारिवारिक श्रम का तात्पर्य क्या होगा? जिसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। जैसे मान लेते हैं कि जैसे कि हमने कुछ कार्य खेती का मजदूरों के द्वारा करवाया, मजदूरों के साथ साथ हमारे घर के भी लोग उसमें शामिल रहते हैं खेती का कार्य करने के लिए, तो उनको जो हमारे घर के व्यक्ति होते हैं उनको कोई हम अलग से पारिवारिक श्रम नहीं देते, कोई पैसा नहीं देते। जबकि जो मजदूर कार्य कर रहे होते हैं, लेबर कार्य करते हैं, उनको हम उनका मेहनताना देते हैं। किंतु अपने जो परिवार के जो भाई बहन उस खेती के कार्य में लगे होते हैं, हम उनको मेहनताना नहीं देते। तो वही उसी को ध्यान में A2 प्लस FL मेथड में रखा जाता है। और A2 मेथड के अंतर्गत जो प्रत्यक्ष लागत हमने बताया, जैसे कि आप कितने रुपए का बीज खरीद रहे हैं या कितना उर्वरक पर खर्चा कर रहे हैं, वो सभी चीजें इसमें शामिल होंगी। और C2 मेथड, A2 प्लस FL मेथड, किसान स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति का कितना किराया या कितना ब्याज, ये सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं C2 मेथड में। और एमएसपी की सिफारिश करते समय CACP द्वारा A2 प्लस FL मेथड एवं C2 मेथड दोनों को ध्यान में रखा जाता है। जब CACP जो हमारा आयोग है जब सिफारिश कर रहा होता है, तो A2 प्लस FL मेथड का तो ध्यान रखता है, उसके साथ साथ C2 मेथड का भी ध्यान रखता है। और
कोई सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जैसे एमएसपी को लेकर के अक्सर किसान आंदोलन देखने को मिले कि एमएसपी के लिए कोई निर्धारित नियम कानून बनाए जाए, तो कोई वैधानिक समर्थन नहीं प्राप्त है कि कोई संविधान में संशोधन वगैरह नहीं किया गया कि इतने फसल के लिए एमएसपी जारी करी जाएगी। कोई भी किसान अपने अधिकार के रूप में एमएसपी की मांग नहीं कर सकता, स्पेशली तौर पर कि हमारे ये जैसे कि जो नागरिकों को मौलिक अधिकार वगैरह दिए गए हैं उस तरीके से कोई कोर्ट में जाकर के मांग नहीं कर सकता कि ये हमारा ये अधिकार है, राइट है। अब हम बात करते हैं CACP पर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। 1965 में CACP की स्थापना हुई थी। इसमें एक अध्यक्ष होता है, सदस्य सचिव होते हैं और एक सरकारी और 2 गैर सरकारी सदस्य शामिल होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1965 में हुई थी। गन्ने के लिए भी हमने बात ही की। FRP फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जारी करी जाती है, उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। MSP के CACP मूल्य का निर्धारण करता है, जबकि अंतिम निर्णय कौन लेती है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि अंतिम निर्णय MSP पर कौन लेता है, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु है, इनको याद रखिए आप लोग कि जो MSP होती है उस पर अंतिम निर्णय कौन लेने का कार्य करता है, तो अंतिम निर्णय हमारी आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती, अभी हमने आपको शुरुआत में ही दिखाया, PDF के ऊपर ही लिखा था जो PIB की साइट पर दिया हुआ। इसके अध्यक्ष कौन होता है, प्रेसिडेंट इसका कौन होता है, तो प्रधानमंत्री दोस्तों होते हैं इसके अध्यक्ष। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर नजर डालते हैं तो MSP पहली बार केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 1966-67 में लागू करी गई। पहली बार गेहूं का MSP 54 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। ठीक है, हालांकि शायद आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो, फिर भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है। 1960 के दशक में MSP जारी करी गई, लागू हुई। कृषि लागत और मूल्य आयोग को कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्ष 1985 में कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। तो कृषि लागत और जो मूल्य आयोग है इसको पूर्व में कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्ष 1985 में कृषि लागत और मूल्य आयोग का नाम दिया गया था। और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम वर्ष 1964 के तहत उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय के रूप में करी गई थी। अच्छा, MSP के अंतर्गत ही कभी कभी सीधे तौर पर यह भी पूछा जाता है कि जो राशन का वितरण किसके तहत किया जाता है, तो PDS प्रणाली के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पूरे देश में जो खाद्यान्न है उसका वितरण किया जाता है। अगला हमारा बिंदु है कि वर्ष 2015 में शांता कुमारी समिति की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को MSP का 6% ही प्राप्त हुआ, जबकि 94% किसान MSP के लाभ से वंचित रह गए। गौर करने वाली बात है, वर्ष 2015 में एक शांता कुमार समिति के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई, उसमें कहा गया किसानों को जो MSP की मात्रा है उसका करीब 6% ही प्राप्त हुआ है। जो सरकार के द्वारा जो MSP प्रदान करी जा रही है उसका मात्र 6% ही लाभ किसानों को मिलता है, जबकि 94% भाग MSP, जो 94% किसान हैं वो MSP के लाभ जो होता है उससे वंचित रह जाते हैं। केंद्रीय बजट 2018-19 में अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर निर्धारित करने की बात कही गई। अभी जो आप लोगों ने PDF देखा आरंभ में, मैंने कहा था 1.5 गुना को लेकर के कभी कभी प्रश्न आते हैं, तो इसको याद रखिए कि केंद्रीय बजट 2018-19 में MSP को अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर निर्धारित करने की बात कही गई। ये हाल ही में चर्चा क्यों, हालांकि पुरानी PDF है दोस्तों, इसमें कुछ संशोधन नहीं किया गया। मेन बिंदु जो आपके हैं यहीं तक बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इनको आप लोग याद रखिए। आगे बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर नजर डालते हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों आई थी, तो किसान आंदोलन जो वगैरह हुए थे उनके द्वारा कहा जा रहा था कि MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या था कि सरकार को MSP को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना, जिसे C2+50 फार्मूला के नाम से जाना गया। तो इसके लिए, इसको अच्छे समझने के लिए आप पूर्व के लेक्चर करिए। 2024-25 की कुछ फसलों की बात है दोस्तों, तो उनको नहीं ध्यान में, खोपरा की MSP वृद्धि ये भी पूर्व की ही है, ये देख लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का कोई नया बजट आया नहीं है। हालांकि वर्ष 2025 में हम सभी लोगों को विस्तृत UP बजट देखने को मिलेगा, तो उससे संबंधित जो भी डिटेल होंगे वो कराएंगे। अगेती प्रजाति 350 से बढ़ाकर जो गन्ने की थी, पेराई सत्र जो 2023-24 गन्ने का था, उसकी अगेती प्रजाति 350 से बढ़ाकर 370 कर दी गई थी, जबकि सामान्य प्रजाति 340 से बढ़ाकर के 360 कर दी गई, और अनुपमुक्त प्रजाति जो अनियुक्त प्रजाति थी
उपयुक्त जो नहीं थी उसके 335 से बढ़ाकर 355 रुपये करी गई थी। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिए। संभावित प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है, आप सभी लोगों को बताना है। ये आपके लिए एक होमवर्क है। खैर यहीं तक था, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।